अस्सलाम वालेकुम समर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मेविस तोहिल चौहान। बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो चुकी हैं ईरान की और यूएस की वॉर में। उनके जो आर्मी चीफ हैं उनको रिज़ाइन करने का कह दिया है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं। इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने, एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस सारी सिचुएशन को जो है वो कैसे देखते हैं। सर, लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि जो पीट हेग्सेट हैं उन्होंने अपने जो आर्मी चीफ है उनसे कहा है कि आप रिटायरमेंट ले लें, रिज़ाइन कर दें। एक कंट्री जो कि इस वक्त वॉर की सिचुएशन में है, ऐसे में उनके आर्मी चीफ से रिजाइन लेना, आपको क्या लगता है कि उनके अपने जो टारगेट्स थे उन्होंने वो अचीव नहीं किए? वॉर जो है वो अभी ऑन गोइंग है। ऐसी सिचुएशन में इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसी अमेरिकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की है, उसको उनकी जो मिलिट्री है वो पूरी तरह ओन नहीं करती। हम्म। आपने देखा होगा कि उनके जो काउंटर टेररिज्म के जो हेड थे हम्म। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। फिर आप देखिए कि अगर 3 जनरल्स को कहा जाए कि हम्म। आपने सुबह ऑफिस नहीं आना और रिटायरमेंट ले लें, इसका मतलब ये है कि वो इस सारे प्लान से एग्री नहीं करते। और जब वो एग्री नहीं करते तो वो ज़ाहिर बात है वो अपनी पोजीशन पे नहीं रह सकते। तो पॉलिटिकल साइड कुछ और चाहती है, मिलिट्री साइड कुछ और देख रही है। और आई थिंक नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो लोग मिलिट्री में होते हैं दे आर मोर रैशनल होते हैं, हम्म। बिकॉज़ उनको पता होता है कि कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन डेवलप होती है, हम्म। लोगों को मारा जा रहा है, सिविलियन हम्म। टारगेट्स हैं, ग्राउंड सिविलियन सिचुएशन से वो इंफ्रास्ट्रक्चर। ज्यादा वाकिफ होते हैं। जी, और हम्म। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं, तो हम्म। दे अंडरस्टैंड कि क्या कोई वॉर हम्म। क्राइम्स तो नहीं हो जाएँगे या हम्म। कुछ हम ऐसा तो नहीं कर रहे जिसकी वायलेशन हो रही है हम्म। इंटरनेशनल लॉ के तहत। तो मुझे लग रहा है कि ये तक़सीम है कि जो ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल करना चाहते हैं मिलिट्री, हम्म। वो समझती है कि ये ठीक नहीं है, इसी वजह से वो डिफर कर रहे हैं और उनको ये कहा गया है पोज़ीशन छोड़ दें। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी तो ये कहा है ना कि अगर तो इस वॉर में अगर हमें कोई फेलियर हुआ तो उसका सारा जो है वो ज़िम्मेदार जो हैं वो पीट हेग्सेट होंगे। और पीट हेग्सेट जो हैं उन्होंने ही आगे जो है अब अपने आर्मी चीफ को कहा है कि वो जो है रिज़ाइन दें, और साथ में उनके 2 जनरल्स और भी हैं उनको भी कहा है। तो ये आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये आया है या पीट हेग्सेट की तरफ से आया है कि वो अपने आर्मी चीफ से रिज़ाइन लें? देखिए, हुँ। ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रम्प को तो नहीं पता कि किस जनरल से क्या काम लेना है। हुँ। ये तो पीट हेग्सेट को पता है कि मैंने हुँ। किस जनरल से क्या काम लेना है और जो पॉलिसी वो चाहते हैं क्या वो एग्ज़ीक्यूट हो पा रही है या नहीं हो पा रही। और आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले ट्रम्प साहब ने जब ये डायलॉग शुरू किया था, जिसको एक सीरियस डायलॉग बहुत सारी जगहों पे नहीं कहा जा रहा, उस वक़्त ये बात की थी उन्होंने, ट्रम्प ने पीट को तो कहीं खड़े हुए थे साथ में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कि जो उनको कहने का जी सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है वो तो चाहते हैं कि हम कंप्लीटली उनको खत्म कर दें। यानी कि वो तो नहीं चाहते डायलॉग, लेकिन फिर भी हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं पे जो डिफेंस लीडरशिप ने ट्रम्प साहब को बताया है, वो अपने मकासद हासिल नहीं कर पाए, इसीलिए उनको पैरेलल डायलॉग भी शुरू करना पड़ा। और उन्होंने कहा जी ठीक है, आप जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, आप वो करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस जंग के अंदर। और क्योंकि आपको ये भी पता है कि जिस दिन पहले दिन स्ट्राइक्स की गई थी ईरान के ऊपर, जब इजरायली इंटेलिजेंस को पता चला कि यहाँ पे आयतुल्लाह खामनाई और उनके 28 जो फरवरी सिक्योरिटी को। के लोग, हुँ। जी, सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, तो उस वक़्त अमेरिकन शायद रेडी ना हों। उनको कहा गया कि अब आप आ जाएँ, बिकॉज़ इज़राइली रेडी थे, तो हुँ। अमेरिकन उस वक़्त रेडी नहीं थे। उनको इज़राइली इंटेलिजेंस ने बताया कि हम ये करने जा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि कहीं न कहीं पे अमेरिकन मिलिट्री का एक डिफरेंट व्यू है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप के आगे वो मजबूर भी हैं। अच्छा, आपने रिसेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट है वो आपने सुनी होगी कि वो कहते हैं कि वो ईरान को स्टोन एज में जो है वो वापस पहुंचा देंगे, और 2 से 3 हफ्ते का वक्त जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि हम जो है इस वॉर को जो है वो प्रोलॉन्ग करेंगे। आपको क्या लगता है कि 2 से 3 हफ्ते जो है उससे पहले ये इस वॉर को रैप अप कर देंगे, कि कोई डील कर लेंगे? क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट्स भी हम देख रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो हमला करेंगे, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है वो हमला करेंगे, और डील जो है वो करने का उनको जो है फोर्स किया जा रहा है कि आप डील करें हमारे साथ। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ट्रम्प साहब तो डील ये करना चाहते हैं कि वो ये कहेंगे जी ठीक है, मैंने ईरान को तबाह भी कर लिया हुँ। और मैं अब उससे डील भी कर रहा हूँ। जबकि इज़राइल का जो मौक़िफ़ ये है, वो चाहता ये है कि
हम ईरान को इतना डैमेज करें कि ईरान का अगला सारा वक्त जो है वो अपनी रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग पे लगा रहे और ना तो वो अपने रेजिस्टेंस नेटवर्क्स को दोबारा खड़ा कर सके। और जब ईरानी लीडरशिप अपने लोगों को हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज नहीं देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस पहले ही लगी होंगी, तो उनके लिए ज्यादा आसान होगा उनको टारगेट करना कि जी देखें हुकूमत मैनेज नहीं कर पाई तो हो सकता है अपराइजिंग शुरू हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये सारा कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि ईरान को मिलिटरली तो रजीम खड़ा हुआ है, फौज भी मौजूद है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने अपने जो टारगेट हैं वो सिविलियन पिक किए हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दो और लोग खुद ही कल खड़े होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टोन एज वाला है ये बेसिकली कल को एक अपराइजिंग की कोशिश की जाएगी कि कल को एक अपराइजिंग ईरान के अंदर हो जब ईरानी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगी अपने लोगों को। अच्छा सर, आपने अभी देखा भी होगा कि जो डायलॉग्स चल रहे हैं, जो डिप्लोमेसी के लिए जो सारी कोशिशें हो रही हैं, उसमें यूएस और ईरान को है जो है वो बीच में लाया जा रहा है। लेकिन अगर इसको हम एक बड़ी पिक्चर में देखें तो उसमें जिसको कहा जाता है ना एलिफेंट इन द रूम, वो मिसिंग है, जो कि इजराइल है। वो आप क्या कहेंगे कि वो इन डिप्लोमेसी को, इन टॉक्स को, जो डील चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो जाए, उसमें उस तरह नहीं दिख रहा कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डील हो रही है इसमें इजराइल के साथ कौन बैठेगा? हम्म, कौन? अब पाकिस्तान तो नहीं बैठ सकता इजराइल के साथ, बिल्कुल। ठीक है? इजिप्ट भी नहीं बैठ सकता, हम्म। तुर्की भी नहीं तुर्क बैठ सकता। मसला ये है कि ये अमेरिका के हुँ, साथ ही सबके ताल्लुकात हैं, तो हुँ, अमेरिकन की वजह से ही चीजें जो हैं वो इस नहज पे पहुंची हैं और अमेरिका ने गो हेड देना है तो ये खत्म होनी है जंग। तो ये तस्वर तो यही किया जा रहा है कि इसराइल की अपनी तो से कोई नहीं है हुँ, इस जंग के हवाले से, तो ये सब कुछ कर तो अमेरिकन के बिहेस्ट पे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना तो इसराइल के साथ कोई बात करना चाहता है, ना इसराइल के साथ किसी के किस्म का कोई इस तरह का कनेक्शन है। तो ये अमेरिका और ईरान की ही बात होगी। और इससे पहले आपको याद है कि जिनीवा के अंदर या ओमान के अंदर जो टॉक्स हुई थी वो भी अमेरिका और ईरान की टॉक्स थी। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है ये इसी तरह ही चलेगा। तो इसराइल से तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन इसराइल जब वक्त आएगा तो जाहिर बात है अमेरिका जो है, अमेरिकन आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल एज वेल। हुँ। सर, लेकिन अगर हम लोग देखें तो इज़राइल जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो बम्बार्डमेंट कर रहा है ईरान के ऊपर। थोड़ी-सी जो है हमें लगता है, उम्मीद जागती है कि अच्छा चलो डायलॉग्स जो हैं वो थोड़े से कामयाब हो जाएँगे, दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एक टेबल पे आके शायद बैठ जाएँ। लेकिन उतने में हम देखते हैं कि इज़राइल जो है वो आके फिर से कोई ना कोई जो है हेवी बम्बार्डमेंट जो है वो ईरान पे कर देता है। तो इज़राइल का जो है वो अभी तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूड नहीं है कि ये जंग जो है उसको किसी तरह ख़त्म की जाए। देखिए, इज़राइल तो चाहता है कि बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो बम्बार्डमेंट हो, बड़े पैमाने पे, हुँ, और उनका सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो जाए और सारे का सारा जो फोकस है ईरान का वो इस चीज पे आ जाए कि ईरान अपनी रीबिल्डिंग पे लगा रहे बस। हुँ, असल मसला इज़राइल को प्रॉब्लम ये है कि जब ईरान ताकतवर होगा तो ईरान वो जो प्रॉक्सीज हैं जो इज़राइल के करीब हुँ। हैं, फॉर हिज़बुल्लाह एग्जांपल हो सीरिया गई, के हमास है। अंदर, लेबनान हुँ, के अंदर हुँ, होती है, उनको मजबूत करेगा हुँ, और इज़राइल को इंगेज रखेगा। तो वो चाहता है कि मैं ऐसी सिचुएशन पैदा करूं कि मैं ईरान को कमजोर करूं ताकि ईरान अपने घर में मसरूफ रहे। तो इज़राइल की स्ट्रैटेजी पहले भी यही थी कि पहले उन्होंने प्रॉक्सीज को खत्म किया, कमजोर किया और फिर वो ईरान के अंदर घुसे हैं और अब वो यहाँ पे मजीद रहना चाहते हैं। और अभी ईरान जो टॉक्स कर रहा है, ईरान को इसी चीज से इंटरेस्ट है ना कि भाई हमें लॉन्ग टर्म इंश्योरेंसेस दी जाए, गारंटीज दी जाए कि आपने जून में पिछले साल हमला किया, हुँ। फिर आपने लोकल अपराइजिंग करवाने की कोशिश की, अब आप फिर हम पे हमला कर दिया तो आइंदा फिर आप हमला कर सकते हैं। तो क्या गारंटीज हैं? तो अमेरिकन भी उन्हीं गारंटीज के ऊपर खेलना चाहते हैं। तो मुझे ये चीज जो है वो नजर आ रही है। सर, लेकिन ईरान की अपनी भी अगर हम देखें तो 9 करोड़ की उनकी जो है वो पॉपुलेशन है, 10 लाख जो है उनके पास फ़ौज है, 2 करोड़ बसीज जो है मलेशिया में, वो उनके पास है। तो ईरान जो है वो कंप्लीटली हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि इस सारी सिचुएशन में।
अगर इस वॉर को जो है वो प्रोलॉन्ग भी किया जाए तो वो ईरान जो है एक लंबी रेस का जिसको कहते हैं ना घोड़ा, कि वो इस वॉर को बड़े आराम से जो है वो लंबा खींच सकते हैं। और इज़राइल और यूएस जो है वो शॉर्ट टर्म में आते हैं, कि उनका अगर हम पैटर्न देखें तो छोटी-छोटी जंगें लड़ते हैं और वो फिर निकल जाते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि ये जल्द खत्म हो जाएगी वॉर? देखिए, ये इस चीज़ को तसव्वुर ज़हन में रखना हुँ, चाहिए कि ईरान का हुँ, बहुत नुकसान हो रहा है हुँ, और अगर ये ऐसे ही चला, तो आप याद रखिएगा कि नुकसान क्या होता है? मिलिटरी ईरान को कुछ होना, ईरान ने तो जहाँ पे है वहीं रहना है। लेकिन अगर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह कर दिया गया कि उसकी रीबिल्डिंग में 10 साल लग जाएँ, तो मतलब आप बिज़ी तो होगे ना। हुँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मिलिटरीली जो है वो ख़त्म हो। सवाल ये है कि आपकी सोसाइटी जो है उसको हुँ, ख़त्म कर दिया जाए, उसकी नॉर्मल ज़िंदगी तबाह कर दी जाए। तो मुझे लगता है कि इज़राइल की स्ट्रैटेजी ये है, सोसाइटी को हर्ट करें। अब देखिए हुँ, यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल सेंटर्स में क्यों हमले होते हैं? अब बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में हमले का क्या तसव्वुर है? कोई हक नहीं तुक नहीं बनता, लेकिन वो कर रहे हैं बिकॉज़ उनको ये फार्मास्यूटिकल है कंपनीज़ के कि ऊपर कर रहे हैं। जी, तो वो पेन देना चाहते हैं ईरानी अवाम को और ईरानी अवाम उठ खड़ी हो हुँ, इस रजीम के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि ईरान लड़ तो सकता है, लेकिन ईरान अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जो मिसाइल आ रहे हैं उनको रोक तो नहीं सकता। हुँ, इज़राइली तो 80-90% मिसाइल रोक लेते हैं, हुँ। अरब ममालिक भी रोक लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ी-सी दे आर प्रॉब्लमैटिक जी। सर लेकिन ईरान ने भी तो जो इज़राइल का आयरन डोम है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अच्छा खासा इज़राइल को डैमेज कर रहा है उनकी सिटीज़ पे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ईरान जो है वो 10 मिसाइल मारता है उसमें से वो कहते हैं कि 8 जो है वो अपने टारगेट पर जाके लगते हैं, 2 को जो है उनका आयरन डोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनको इंटरसेप्ट कर पाते हैं? देखिए, मैं इसकी जो हुँ, जो कितना वो आयरन डोम हुँ, प्रोटेक्ट कर सकता है या बाकी जो एयर डिफेंस हुँ, सिस्टम्स हैं, मुझे लगता है कि ज़ाहिर बात है, हमले तो ईरान कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम चोक भी हैं, सैचुरेशन भी हो हुँ। जाती है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान अभी इज़राइल में नहीं हुआ। देखिए, आप देखें कितनी अमवात हुई हैं अभी तक इज़राइल के अंदर, एज़ कंपेयर टू ईरान के अंदर। बहुत कम है, तो बहुत ज़मीन कम है। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुँ, तो इट मीन्स कि वो प्रोटेक्ट हुँ, कर पा रहे हैं अपने लोगों को। तो असल तो ये है कि अगर इज़राइल के अंदर कोई 2000, 4000, 5000 बंदा अब तक अगर मारा जाता, तो फिर कैलकुलस शिफ्ट हो जाना था। सिचुएशन डिफरेंट हो जानी थी। लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं मुझे लगता है और ये चीज़ जो है, यही इज़राइल को कॉन्फिडेंस दे रही है कि हमें कंटीन्यूअसली ईरान पे हमले करते रहना चाहिए। अच्छा, सर एक चीज़ ये भी है कि इज़राइल ने अपना एक ब्रांड रेपुटेशन जो है, वो बनाई हुई थी कि हम बिल्कुल अनटचेबल हैं, हमें कोई टच नहीं कर सकता, हमारे जो हमारा एरिया है, उस पे कोई मिसाइल आके जो है वो लग नहीं सकता। उन्होंने इस तरह का एक इमेज क्रिएट किया हुआ था कि उनका डिफेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईरान ने इस चीज़ को, वो जो इस बबल में थे कि उनकी जो ब्रांड रेपुटेशन है, उसको जो है वो बर्स्ट कर दिया है। तो इसको आप कितना देखते हैं कि ये एक पॉज़िटिव चीज़ है कि एक दुनिया के सामने जो अपना एक उन्होंने एक इमेज बनाया हुआ था, वो हर्ट हुआ है? देखिए, ज़ाहिर बात है अमेरिका और हुँ, इज़राइल का जो इमेज था वो हुँ, तो उसको नुकसान तो पहुँचा है कि देखें वो आए थे ईरान के अंदर लेकिन और बड़े सारे पंडोरा बॉक्स खुल गए हैं। हुँ, अब मिसाल के तौर पे स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को आप देखें, अब अगर आप एक जंग शुरू की है आपने ईरान के अंदर लेकिन पूरी दुनिया की जो ऑयल सप्लाई चेन बंद हो गई है, हुँ, तो मतलब आपने तो चीज़ों को फैलाया है ना, तो याद रखें ये भी उनके हुँ, पर्पसेज़ में था। ये भी उनको हुँ, पता था कि इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं और उसकी फिर क्या कॉस्ट हो सकती है। और मेरा ख़्याल है वो इस कॉस्ट के लिए तैयार थे और उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता था कि ये होना है और वो इसके लिए तैयार थे। तो मुझे लगता ये है कि ये जो कुछ वो हो रहा है, ये उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक हो रहा है और इसमें बड़े पैमाने के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। बिज़नेसमैन पैसा बना रहे हैं। यहाँ पे ऑयल जो है वो बेचा जा रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जंग के अंदर बहुत सारे जो एक्टर्स हैं विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स वो बहुत हुँ। पैसा बना रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो दे आर क्लीव वो बड़े करीब हैं पावर कॉरिडोर्स के। अच्छा सर, आपने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बात की, तो यूके होस्ट करने जा रहा है टॉक्स जो है वो बिटवीन 35 कंट्रीज़। उसमें पाकिस्तान जो है वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये टॉक्स जो हैं कामयाब होंगी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने के लिए? देखिए, यूके जो ये टॉक्स हुँ, करना चाहता है, पाकिस्तान हुँ, को क्यों नहीं बुलाया गया? मतलब हुँ, हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के ऊपर बैठे हुँ, हुए हैं, हम अपनी शिप्स वहाँ से निकाल सकते हैं, हमारी लिवरेज है।
ठीक है? हुँ, और हमें जो है वो हम इस वक़्त बड़ी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं, हुँ, तो पाकिस्तान को ना बुलाने से क्या मुराद हो हुँ, सकता है उनका? तो समझ जाएँ चीज़ों को कि ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे मुल्कों को ये होता है कि जी हुँ, पाकिस्तान को बाहर रखें, इनका क्या इससे हुँ, लेना-देना और वो समझते हैं कि हमें अलहदा डील करना चाहिए। जैसे हुँ, आज फ्रांस ने अपने कुछ तेल के जो जहाज़ हैं फ्रांस गए बिल्कुल। हैं, हुँ, तो फ्रांस ने अपने यहाँ तो अपनी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ईरान के साथ ओपन रखी और फ्रांस और अमेरिका के दरमियान जो इस वक़्त वॉर ऑफ वर्ड्स भी चल रही है, जो वर्बल ब्रॉल है, जो आपने हुँ, देखा होगा और ट्रम्प साहब बार-बार यूरोपियंस को कहते हैं, जाओ जाके तेल निकलवा सकते हो तो ले लो। तो वो फ्रांस ईरान ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी खेली है हुँ, कि उन्होंने अगर फ्रांस को ये अलाउ किया है कि वो अपने कुछ जहाज़ ले जाएँ, तो सारे ममालिक आके ईरान से तेल ले जाएँगे और यूरोपियन ममालिक बगैर लड़े हुए यहाँ से तेल भी ले जाएँगे और अमेरिका जो है उसको वो जो जंग में उनको हुँ। इन्वॉल्व करना चाह रहा था वो नहीं कर पाएगा। तो मेरा ख्याल है ईरान इज़ हेल्पिंग द यूरोपियन पार्टनर्स एंड ट्राइंग टू आइसोलेट द यूनाइटेड स्टेट्स विद दिस स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, वो टोल भी तो ले रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप टोल दें चाइनीज़ युआन में पे करें और यहाँ से अपने जहाज़ जो हैं वो ले जाएँ। एक तरह से तो उन्होंने एक ओपन ही रखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने यहाँ से गुज़रना है तो ठीक है, आप गुज़र जाएँ यहाँ से। जी, ऑब्वियसली वो देखिए ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के ताल्लुकात हैं हुँ, आपके ईरान के साथ। और ईरान भी ज़ाहिर बात है तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब तो नहीं करना चाहता। ये हुँ, मौका है ईरान के करीब आने का और ये वो मौका है जब ईरान ने महसूस किया है कि वो तमाम ममालिक जो अमेरिका के पार्टनर्स रहे हुँ, हैं हमेशा, वो बेशक कलेक्टिव डिफेंस का हिस्सा थे, नेटो का या ईयू का, वो सारे पीछे हट गए हैं अमेरिका की इस जंग से। तो हुँ, ये मौका है ईरान के लिए कि इन मुल्कों के करीब हो हुँ, और क्योंकि ये मुल्क ईरान अमेरिका की इस जंग को सपोर्ट भी नहीं कर रहे, हुँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ उनको बड़ी सूट करती है कि हम एक डिवाइड पैदा कर सकें इस वेस्टर्न अलायंस के अंदर। ठीक हो गया। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप का या यूएस का जो है एक पैटर्न अगर हम लोग देखें कि वेनेज़ुएला में उन्होंने जब प्रेज़िडेंट जो है निकोला मडूरो उनको जब वहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया, तो वो वीकेंड पे उन्होंने ये सारी जो है वो अपनी कार्रवाई की। ईरान में भी जो उन्होंने अटैक किया वो 28 ऑफ फरवरी को किया जो कि सैटरडे था, वीकेंड पे किया। तो इस पैटर्न को अगर हम लोग माइंड में रखें वीकेंड दोबारा आ गया है, अब फिर वो कह रहे हैं कि एक फाइनल ब्लो जो है हम जो है वो करने जा रहे हैं। तो कुछ देखा जा सकता है कि इस वीकेंड जो है वो कोई फाइनल ब्लो कर सकते हैं ईरान पे? देखिए मुझे जो लग रहा है ना वो ये है कि वो ईरान को कह रहे हैं कि उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करो हुँ, जो वियना में आपको दी थी। हुँ, अब हुँ, ईरान इतनी तबाही करवाने के बाद भी अगर उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री हुँ, हो जाए, तो फिर हुँ, तो फ़ायदा तो अमेरिका को होता है ना इस चीज़ पे। बिल्कुल। तो ईरान अगर जंग लंबी करता है तो ज़्यादा नुकसान होता है और अगर अमेरिका को इसी तरह निकलना पड़ता है, हुँ, तो ये जो डिमांड्स अमेरिका की हैं, तो अमेरिकन्स की भी वो ज़ाहिर बात है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट है। ये अब देखिए जंग जो है ना, अब सवाल ये पैदा हो सकता है कि ईरान कितनी पेन बर्दाश्त कर सकता है। हुँ, और क्या कितनी लॉन्ग टर्म कर सकता है। देखिए 30-40 साल सैंक्शंस हों, फिर एक्टिव आपको जंग लड़नी पड़ जाए और उस जंग में पूरी की पूरी ईरानी कौम का हर बंदा उससे मुतासर हो, तो इम्प्लीकेशंस तो इसकी होंगी ना। तो ये तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरानी लोग जो हैं, वो उस पेन को बर्दाश्त करना चाहते हैं, जो पेन उनके ऊपर लाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा डिफिकल्ट मोमेंट है ईरान के ऊपर। देखना है कि ईरानी कौम कैसे जो है वो इससे लड़ती है। अच्छा सर आपने ट्रम्प साहब की जो है लास्ट स्पीच भी सुनी होगी, उसके ऊपर हर कोई जो है वो बहुत कमेंट्स पास कर रहा है। तो आपको लगता है कि उनकी स्पीच जो है वो जस्टिफाई कर रही है ईरान वॉर को? देखिए, वो तो हुँ, ट्रम्प साहब आपको पता है कि एक एक्सेंट्रिक सी पर्सनैलिटी हैं हुँ, और वो अपनी जो पोज़ीशंस हैं, वो चेंज करते हुँ, रहते हैं और वो इसको अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं हुँ, और वो समझते हैं कि ये जो मेरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ये मेरी हुँ, स्ट्रेंथ है। हुँ, तो ये जो कुछ वो कर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल ना तो उनको परवाह है, ना उनको कोई बता सकता है और ना ही आज तक कभी किसी ने उनको बताया कुछ। और जो उनको बताने की कोशिश करता है, यकीनन वो उनके इनर सर्कल में उस तरह नहीं रह सकता। तो ये चीज़ें जो हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं कि वो अपनी पोज़ीशन बदलते रहते हैं और उनको ना ही कोई चैलेंज करता है, ना ही उनसे कोई पूछता है और अगर कोई पूछने की कोशिश भी करे तो वो मेरा ख़्याल है उसको अपने सर्कल से निकाल देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये वो अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करेंगे और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉ क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, अमेरिका क्या कहेगा, यूएन क्या कहेगा? पार्टनर्स क्या हर चीज़ की तो उन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हुई हैं।
देखें जैसे कि वो आप देखें ना यूरोपियन, पहले उन्होंने कहा जी कि हम बगैर अपने पार्टनर्स के जंग करेंगे, फिर कहा नहीं हमें आपकी जरूरत है आप आए, फिर उन्होंने कहा तुम नहीं आए चलो ठीक है याद रखना हम आइंदा देखेंगे, फिर उन्होंने कहा हम नेटो से बाहर निकलना चाहेंगे। तो बहुत सारी पोजीशंस वो अपनी चेंज करते रहते हैं, तो ये जाहिर बात है फिर जो वो गल्फ लोग हैं स्टेट्स को वो भी बीच में लेकर आना चाह रहे हैं कि वो भी बीच में आ जाएं। जी, तो वो उनको भी लेके आना चाहते हैं, फिर सबको चाइना जापान को भी कह रहे थे आ जाओ तुम इस इलाके में आओ खुलवाओ इसको। तो उनकी डिफरेंट किस्म की पोजीशंस हैं, लोगों को उनकी अब उस पोजीशन का पर्सनैलिटी का काफी हद तक पता चलता है। सर, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर ज़रीफ, वो कहते हैं कि तेहरान को जो है अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके डील कर लेनी चाहिए। तो आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए ये बयान भी कोई बुरा बयान नहीं है। हुँ, देखिए लोग शायद ये कह रहे हैं कि ईरान को लड़ना चाहिए, मैं नहीं समझता ईरान को लड़ना चाहिए लंबा। उसकी वजह ये है कि उनके लोगों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है ना कि अगर आज ईरान बंद कर भी देता है जंग, 4 महीने बाद फिर इज़राइली आ जाते हैं हुँ। और फिर हमले शुरू कर देते हैं, फिर क्या होगा? तो वो यही तो तो मेरा गारंटी ख्याल चाह रहे हैं ईरान के इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि आइंदा इन फ्यूचर जो है ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होगा यूएस की तरफ से, इज़राइल की तरफ से? जी, तो ये हुँ, देखिए ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है? हुँ, और बड़ी क्लियरली सामने आ रही हैं कि ये हमें हमें पता चल रहा है कि भाई हालात जो हैं वो हुँ। खराब हो रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ईरान को ज़रूर फैसला करना चाहिए लेकिन गारंटीज़ भी माँगनी चाहिए। सर और याद रखें जी। जी सर आप कंटिन्यू करें। मैं बस याद रखें कि ईरान अकेले का नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान तो और मुल्कों को भी हो रहा है। हुँ, लेकिन ज़ाहिर बात है ईरान का हक है कि वो गारंटीज़ माँगे। वो पूछे और मुल्कों से भी कि भाई ये रोज़ाना ही क्या ऐसे चलेगा? ये चीज़ें तो ईरान को चाहिए कि वो वन्स फॉर ऑल ये क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका कुछ लिए बगैर यहाँ से चला जाता है जो कि बड़ा हुँ, मुश्किल लगता है हुँ। क्योंकि अमेरिकन्स अगले 4 महीने हफ्तों के लिए तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। और अब जो जंग लड़ी जा रही है उसमें लेकिन सर इंफ्रास्ट्रक्चर अगले की 4 जो हफ्तों में फिर उनका विज़िट भी तो आ रहा है ना चाइना का और फिर यूके से किंग भी जा रहे हैं उधर अमेरिका तो ऐसी सिचुएशन में वो वॉर की सिचुएशन में आपको लगता है कि चाइना का विज़िट जो है वो कर पाएँगे? अगर इसको वो लंबा देखिए खींचते पहले हैं? पोस्टपोन किया है तो अभी हुँ, देखिए 15 14 15 मई को है, हुँ, अभी तो 6 हफ्ते पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट उसको। हुँ, तो 6 हफ्ते तो बहुत होते हैं जंग के हुँ, अंदर जब आपको रोज़ाना सैकड़ों टारगेट हुँ। आप किसी मुल्क के अंदर कर रहे हो। तो 6 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान अगर अमेरिका की यही पॉलिसी रही है। तो ज़रीफ साहब की बात में वज़न तो है लेकिन बगैर कोई गारंटीज़ लिए हुए क्या रोका जा सकता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और बाद में भी देखा जा सकता है कि ठीक है, आप जंग बंद हो जाए अगर दोबारा अमेरिकन्स आते हैं या हुँ, इज़राइलीज़ आते हैं, तो वो फिर किस अंदाज़ से क्या लेके हुँ, आएँगे? क्योंकि अब तो वो कहते हैं कि हमने इनके न्यूक्लियर प्लांट भी तबाह कर दिए हुँ। सेंटर्स उन्होंने भी खत्म रिजीम कर भी दिए, चेंज कर दी, मिसाइल खुमनाई को फैक्ट्रीज़ खुमनाई खत्म से कर चेंज क जी, बिल्कुल। तो हुँ, जो रिलीजियस लीडरशिप हुँ, को भी खत्म कर दिया, हुँ, तो फिर किस लिए हमला करने आएँगे? तो ये सवाल तो हैं, ज़ाहिर बात है ये बड़ी डिफिकल्ट चॉइस हुँ। है ईरान के लिए इस वक़्त फैसला करना। अच्छा सर एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगी कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनका अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जो नेबर हैं वो कोई मिस एडवेंचर जो है वो कर सकते हैं। यानी कि वो हमें मुखातिब करके कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है ऐसी सारी सिचुएशन में कोई मिस एडवेंचर कर सकता है इंडिया के साथ। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतना फ़ारिग है, इतना वेला टाइम है पाकिस्तान के उनके ऊपर इंडिया के ऊपर जो है वो फ़ोकस करे जबकि उनके अपने जो है इंडिया में इतने ज़्यादा जो है वो क्राइसिस चल रहे हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो डाउन होती जा रही है और पाकिस्तान जो कि एक फैसिलिटेटर का जो है इस वक़्त रोल प्ले कर रहा है, इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास इतना टाइम है कि उनके साथ कोई मिस एडवेंचर करे। देखिए आपको हुँ, पता है अप्रैल का महीना आ गया, बिल्कुल। तो ये पहलगाम का हुँ, वाक़या हुआ था, मई हुँ, में हमारी जंग हुई थी, तो वो ज़ाहिर बात है अवाम का खून गरम करना है, हुँ, जंग में बड़ी इंसल्ट हुई थी, जहाज़ गिराए गए थे, वो तब से फ़ौज रिकवर नहीं कर सकी, चीज़ें नहीं हुँ, कर सकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा बस एक डोमेस्टिक हुँ, कंज़म्पशन के लिए सारा कर रहे हैं, उनको पता तो है कि पाकिस्तान जो हुँ, है वो एग्रेशन नहीं करता, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है हुँ। एग्रेशन को। तो ये मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ डोमेस्टिक कंज़म्पशन के लिए है बस। बहुत-बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका, आपके एनालिसिस का। आपने जो हमें सारी एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो खींच के दिखाई इस पूरे वॉर की और यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।